मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर आज आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने नए चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में स्टडी की कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। हमने समझा अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया जिसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर हमने यह सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या समीकरण होती है, उसे किस प्रकार लिखते हैं, उसके विभिन्न पद क्या हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। कुछ क्रियाओं में नए उत्पाद जुड़कर बनते हैं, कुछ क्रियाओं में नए उत्पाद टूटकर बनते हैं, कुछ क्रियाओं में नया उत्पाद एक दूसरे को स्थापित करके बनता है, कुछ अभिक्रियाओं में आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हम इसी आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार डिफाइन करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यदि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाकारक एक दूसरे से जुड़कर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करें। यदि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम कहते हैं संयुग्मन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया। तो उसे संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया ठीक है। हमने माना हमारे पास दो अभिकारक A प्लस B, ये हमारे पास क्या है? अभिकारक, ये जुड़ रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं? C। ये क्या है हमारे पास? उत्पाद। इसे हम क्या कह देंगे? योगात्मक अभिक्रिया। इसका एक बेसिक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल मैं ये लिख देता हूं, जैसे 2H2 प्लस O2, तो ये क्या बना रहा है? 2H2O। ठीक है, ये दो मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे अभिक्रिया को संतुलित करना है, जितने अभिकारक उतने ही उत्पाद। ठीक है, इसमें हमारे पास दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना रहे हैं? जल। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम
संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस एग्जांपल में हमने पढ़ा a प्लस बी किसके क्या बना रहा है, c बना रहा है, मतलब a प्लस बी तो क्या हो गए अभिकारक और c क्या हो गया उत्पाद। इसका दूसरा एग्जांपल हमने लिया जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं जल। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट आता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आता है वियोजन अभिक्रिया। इसका क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा है जब एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक अच्छा एक अभिकारक, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक तरीके से लिख देता हूं, टूटकर। ठीक है, एक वर्ड रह गया है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी सूत्र क्या बनता है, जैसे ए हमारे पास क्या है, हमारा अभिकारक, और ये टूटकर दो उत्पाद बना है, बी और सी, ये क्या है इसके उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक कितना है, एक, और उत्पाद दो या दो से अधिक हो, तो इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, HCl। ठीक है, ये HCl है, तो ये बन गया H2 प्लस Cl। ठीक है, HCl इसमें टूट गया H2 प्लस Cl2, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, 2H2O इसमें कन्वर्ट हो गया 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये कौन से अभिक्रिया के उदाहरण हो गए, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। अब वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से कराई जा सकती है। ठीक है, या मैं कहूं वियोजन अभिक्रिया के भी तीन भाग होते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से कराई जा सकती है, या फिर मैं कहूं वियोजन अभिक्रिया के भी कितने भाग होते हैं, तीन। ठीक है, जैसे पहली वियोजन अभिक्रिया का भाग देखते हैं इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, विद्युत वियोजन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यदि वियोजन अभिक्रिया कराते समय आप विद्युत धारा का प्रयोग यूज ले रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग यूज ले रहे हैं, या विद्युत
ऊर्जा को उपयोग में ले रहे हैं, विद्युत ऊर्जा द्वारा वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट करा रहे हैं, पूर्ण करा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। यदि कोई वियोजन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा द्वारा की जाए, विद्युत ऊर्जा द्वारा की जाए, तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपने शायद पहले कभी पढ़ा हो कि हम कॉपर सल्फेट को विद्युत वियोजन अभिक्रिया द्वारा तोड़ते हैं, तो इसका उदाहरण क्या होता है और इसका चित्र कैसे बनता है वो मैं आपको समझा देता हूं। हम क्या करते हैं कि बीकर में एक द्रव भर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बीकर में एक द्रव भर लेते हैं और इस पर CuSO4, इसको मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूं कि एक तो छड़ जिसे हम एनोड की तरह यूज में लेते हैं और एक छड़ जिसे हम कैथोड की तरह यूज में लेते हैं, इसको विद्युत बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। यहां पर जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर के आयन टूटकर किस पर चले जाएंगे? इस पर, कैथोड की छड़। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, CuSO4 इसमें टूट जाता है Cu+2 और SO4-2। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया बन गई आपकी? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ओके, अगली अभिक्रिया आती है तापीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें हम अभिक्रिया को ताप देकर, मतलब गर्म करके उसे वियोजित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड की सेकंड। तापीय वियोजन ठीक है, एक बार मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूं। इस अभिक्रिया में हम जो वियोजन है वो ताप द्वारा करते हैं, तापीय ऊष्मा द्वारा करते हैं, इसलिए इसे हम कह देते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यदि कोई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा या ताप में वृद्धि कर पूर्ण की जाए तो उसे तापीय, या फिर मैं लिख सकता हूं
ऊष्मीय। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। आपके पास CaOCl2 है, ठीक है, CaOCl2। अब यहां से आप इसे ताप दे रहे हैं, या फिर मैं क्या बोलूं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये CaO और Cl2 दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, CaO और Cl2 दो भागों में टूट जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, तापीय वियोजन अभिक्रिया। और इसका तीसरा पार्ट आता है जिसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसका तीसरा पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया में क्या होता है, उस अभिक्रिया में आप जो अभिक्रिया है उसे सूर्य के प्रकाश द्वारा पूर्ण कराते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरे का तीसरा। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम परिभाषा लिखते हैं, यदि कोई वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा पूर्ण की जाए तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। 2S2 ये एक जल की बूंद है, या मैं बोलूं जो समुद्र का जल है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, ये प्रकाशिक किरणें हैं, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ये 2S2 और O2 के अंदर बढ़ जाता है, 2S2 और O2 के अंदर विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब उसमें हम प्रकाश द्वारा वियोजन कराएं तो उसे क्या कह देते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा संयुग्मन अभिक्रिया और दूसरा हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के भी हमने 3 पार्ट पढ़े। कौन कौन से? पहला विद्युत वियोजन अभिक्रिया, दूसरा तापीय या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और तीसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है तीसरा, वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जो क्या आता है, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का क्या मतलब है देखते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर नए उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है, नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा का मतलब क्या है? परिभाषा का मतलब है जब अधिक क्रियाशील तत्व जिसकी क्रियाशीलता, जिसकी पावर ज्यादा है, ठीक है, वो किसी अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्व जिसकी क्रियाशीलता कैसी है, कम, को हटाकर उसकी जगह जुड़ जाए, को हटाकर उसकी जगह जुड़ जाए और नया उत्पाद बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 ये हमारे पास एक तत्व है, इसकी क्रिया हम जिंक से करा देते हैं, ठीक है, इसकी क्रिया हम क्या करा देते हैं? जिंक से। तो जिंक की जो क्रियाशीलता है वो H2 से कैसी है? ज्यादा। जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो यहां से क्या होगा? जिंक इसके दो टुकड़े कर देगा, ठीक है, जिंक इसके दो टुकड़े कर देगा, एक तो H2 एक SO4, और SO4 से खुद को जोड़ लेगा और क्या बना लेगा? ZnSO4, और आपके पास कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। H2SO4 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? जिंक से। तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है, क्यों? क्योंकि ZnSO4 का विस्थापन कर खुद उसके साथ जुड़ जाता है और H2 को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर H2 तो कम क्रियाशील तत्व है और Zn कैसा क्रियाशील तत्व है? ज्यादा, ठीक है। ये तो है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, दोनों तत्व टूट जाते हैं तथा वे अपने आयन एक दूसरे को देकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो हम एक बार देखते हैं चौथी अभिक्रिया, द्विविस्थापन ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व आयनों का आदान प्रदान कर तत्व आयनों का आदान प्रदान कर नए उत्पाद बनाता है। तत्व आयनों का आदान प्रदान कर नए उत्पाद बनाता है, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम कौन से अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम, HCl और NaOH, ठीक है, हमारे पास ये दो तत्व हैं। यहां से ये क्या करेगा? इसे दो भागों में बांट देगा, H+ और Cl-,
और ये भी दो भागों में बट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो यहां से Cl तो किसके साथ जुड़ गया, Na के साथ, और OH किसके साथ जुड़ गया, H के साथ। तो हमारे पास फाइनली बन क्या जाएगा, NaCl प्लस H2O। हमने कौन से अभिकारक लिए, HCl और NaOH, और दो नए उत्पाद बने NaCl और H2O। इसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये अपने आयनों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर रहे हैं, ये अपने आयनों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर रहे हैं। ठीक है, ये चार अभिक्रियाएं मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कहलाती हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो आता है कि अगर आप अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, तो या तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी या फिर आपको ऊष्मा लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करते समय या तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी या फिर अभिक्रिया आपको खुद ऊष्मा प्रदान कराता है। ठीक है, उस स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, फर्स्ट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाए या ऊष्मा का अवशोषण, या तो हम ऊष्मा दें या फिर वो ऊष्मा अवशोषित करे, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एक जर्नल एग्जांपल देता हूं। जर्नल एग्जांपल समझना बहुत आसान होता है कि आप घर में चाय बना रहे हैं। ठीक है, आपने चाय के बर्तन में पानी लिया, उसमें अदरक, चाय पत्ती, चीनी, दूध, इलायची सब कुछ डालकर रख दिया, तो क्या वो चाय बन जाएगी? वो तब तक चाय नहीं बनेगी जब तक आप आपकी गैस ऑन नहीं करेंगे, उसको ऊष्मा नहीं देंगे। ठीक है, आपको रोटी पकानी है, आपने आटे को मत के गूंथ लिया, ठीक है, और फिर रोटी बेल के तवे पे रख दी, तो क्या वो रोटी बन जाएगी? वो रोटी तब तक नहीं बनेगी जब तक हम तवे को गर्म नहीं करेंगे, ऊष्मा नहीं देंगे। ऐसे ही एक छोटी सी अभिक्रिया है C+O2, जब तक आप कार्बन को जलाएंगे नहीं, ऊष्मा देंगे नहीं, तब तक वो CO2 गैस में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, C+O2 क्या बनाएगा? CO2। तो ये कौन सी अभिक्रिया के अंदर आता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में तो हम ऊष्मा को दे रहे हैं या अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण कर रही है, लेकिन यदि कोई अभिक्रिया ऐसी हो जिसमें खुद ऊष्मा उत्सर्जित हो, मतलब हम उसे ऊष्मा नहीं दें, वो खुद ही ऊष्मा को छोड़े, उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसका अर्थ क्या है? यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो उसे
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे CaO ये होता है चूने का पत्थर, इसको जब आप H2O के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तब ये CaOH का होल ट्वाइस इसमें बन जाएगा और इस स्थिति में हमको ऊष्मा प्रदान होगी। ठीक है, अब इसको जनरल लाइफ से समझाता हूं। आप घर में आपके पेंट कराते हैं, पेंट कराते टाइम आप पुट्टी बनाते हैं जिसे अपन नॉर्मल भाषा में कड़ी कहते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए एक पत्थर को पानी में घोला जाता है। जब उस सफेद पत्थर को पानी में घोला जाता है तब वो पानी गर्म हो जाता है, बुलबुले छोड़ना चालू करता है। तो आपने उसमें कोई ऊष्मा थोड़े ना दी है, उसने तो खुद हमें ऊष्मा प्रदान की है। उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब हम इसके आगे के टॉपिक्स देखने से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहली अभिक्रिया क्या थी? संयुग्मन अभिक्रिया, जिसमें हमने किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्वों को जोड़ा और नए तत्व की प्राप्ति की। दो या दो से अधिक अभिकारकों को जोड़ा और एक नए उत्पाद की प्राप्ति की। उदाहरण हो गया H2 + O2 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? H2O में। फिर हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। हमने इसके तीन भाग पढ़े, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तापीय या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय या प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों का विस्थापन कर नए तत्व की प्राप्ति करता है, नया उत्पाद बनाता है। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की जगह उसके विशेष भाग को या अलग भाग को जोड़कर एक नया उत्पाद बना लेता है और जो कम क्रियाशील तत्व है वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा जब अभिकारक अपने आयनों का तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, जब तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो नए उत्पाद बनाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हमने पढ़ा HCl + NaOH किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? NaCl + H2O। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमको ऊष्मा देनी पड़ती है या अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करती है। कार्बन का जलना C + O2 CO2 के अंदर बन गया ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, स्वतः ही वह ऊष्मा उत्सर्जित करे तो उसे हम क्या कह देते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें हमने CaO को H2O के साथ उस बुझे हुए चूने को H2O के साथ जब मिलाया तब हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस कड़ी जो हमको चूने का पत्थर चाहिए था वो कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या बन गई? ऊष्मा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स और उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आज के लिए इतना ही।